हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा है चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे हेरिडिटी क्या होती है एंड इवोल्यूशन क्या होता है। इसके पहले हमने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, हमने 7 चैप्टर छोड़ा है क्योंकि वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया, आप सभी उसके नोट्स कंप्लीट करें और चैप्टर 8 तक लर्न करें। अब हम देखते हैं चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है, इसके बाद इवोल्यूशन क्या होता है। हेरिडिटी transmission of characters traits from parents to their offspring is called heredity. Traits height, hair, shape, hair, nose, chin क्या होता है यहाँ पर। हेरिडिटी क्या होती है कि ऐसे कैरेक्टर जिनको एक पेरेंट से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है या एक पेरेंट्स से मतलब एक हमारी जनरेशन हो गई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ये हो गई हमारी हेरिडिटी। और जो सेकंड क्या होता है हमारा इसमें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इन द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन। इवोल्यूशन क्या होता है, एक कैरेक्टर का वातावरण के अनुसार एक स्पीसीज में डेवलप होना। मतलब कोई एक कैरेक्टर है, कोई एक पर्सन होता है, वो वातावरण के अनुसार डेवलप होता है तो उसका हम बोलते हैं इवोल्यूशन। बॉडी में वेरिएशन होना ही इवोल्यूशन होता है। देखो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले के टाइप में जब आदि मानव का देखा ही होगा कि वो एक बंदर के टाइप दिखता था, धीरे धीरे वो थोड़ा उठने लगा, चलने लगा। देखो ये यहाँ पर पूरी स्पीसीज दे रखी है, फिर धीरे धीरे और डेवलप हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक आम इंसान मानव के पूरे कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इसमें क्या वेरिएशन होना, अलग अलग चेंज होना, मानव में लगातार चेंज आ जाना, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, इवोल्यूशन। अब हम इसको आगे देखते हैं। Variation and accumulation of variations. The different in characters among the individual of a species is called variation. क्या होता है यहाँ पर वेरिएशन, किसी भी एक स्पीसीज के अंदर पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का चेंज आना या पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज होना, एडवांस हो जाना, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। मतलब किसी में भी चेंज आ जाना या फिर अपने जो कैरेक्टर है उससे अपन एडवांस हो जाते हैं और या फिर इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है। अब देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन एट एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जितने भी जनरेशन होती है उसमें वेरिएशन तो आते हैं, ये सब एक्यूमुलेट होकर न्यू सक्सेसिव जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये सब अपने जो टाइम के हिसाब से सब न्यू जनरेशन का फॉर्म करते हैं या फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर दे रखा है जिराफ का। जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि अफ्रीका में सूखा आने के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो बहुत ऊंचाई पर चली गई। जिराफ को उनके खाने के लिए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊंचा करना होता है, धीरे धीरे उनकी गर्दन ऑटोमेटिक ही एक्यूमुलेशन हो गई और लंबी हो गई। तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, उनके अंदर चेंज आ गया। अब हम इसको आगे देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ मेंडल्स थ्योरी। हमारी जो मेंडल्स थ्योरी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, उसको बोलते हैं हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट क्या है इसमें, क्रोमोसोम। फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, क्रोमोसोम, ये वाला। दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, फॉर्मूला ऑफ अ डीएनए विच कैरियर्स इन द सेल। जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें क्या दे रखा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागे के समान संरचना होती है। यहाँ पर धागा किस होता है हमारा, ये इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होता है, एक धागे के समान संरचना होती है तथा यह न्यूक्लियस सेल डीएनए फॉर्म करते हैं, इन्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, न्यूक्लियस के पार्ट को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और क्या होता है, जो डीएनए की यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। हमारे ये वाले जो पार्ट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। इसको आगे देखते हैं आप, ये वाला जीन क्या है, जीन हमारा जो डीएनए की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जीन। ए जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम्स विच जीन्स आज सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन दैट कंट्रोल्स द स्पेसिफिक ट्रेंड्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स विच कंट्रोल डिफरेंट्स
क्या करते हैं कि ये जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपने भी इसको देखा होगा, इस प्रकार की डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें ये इस प्रकार के जो लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं जीन। ये डीएनए की यूनिट होती है, इसको भी हम जीन्स बोलते हैं। डीएनए के अंदर जो लाइन वाइज यूनिट होती है, देखो ये मैंने यहाँ पर बताया, ये लाइन वाइज यूनिट है हमारी, इसको हम बोलते हैं जीन। एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को दूसरी जनरेशन में भेजता है। ये जो लाइन वाइज यूनिट होती है ये हमारा जीन होता है। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर जनरेशन को क्या करता है, दूसरे कैरेक्टर में या फिर दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार के टाइप को या फिर इस प्रकार डीएनए की यूनिट को हम बोलते हैं जीन। अब हम इसको आगे देखते हैं, डोमिनेंट ट्रेंड्स। अब हम देखते हैं डोमिनेंट ट्रेंड्स क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेंड्स इज जेनेटिक ट्रेंड्स which will manifest when only one copy of the gene is present, avoiding another inherited gene according to a different version of the inheritance trait। क्या होता है ट्रेंड्स, ये जो डोमिनेंट ट्रेंड्स होता है ये क्या होता है, ऐसा ट्रेंड्स होता है, या फिर ट्रेंड्स का मीन्स क्या होता है, किसी एक गुण या प्रॉपर्टी का जनरेशन की, मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसका एक गुण होना, जैसे हमारे मम्मी पापा का एक गुण हमारे अंदर होना, ये भी एक डोमिनेंट ट्रेंड्स होता है। डोमिनेंट का मीन्स क्या होता है, अगली जनरेशन में उसको शो करना। जैसे कि हमारे मम्मी पापा है, हमारे मम्मी पापा का कोई भी एक गुण हमारे अंदर शो होता है, तो इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेंड्स। एग्जाम्पल में देखो, ये यहाँ पर भी दे रखा है कि डोमिनेंट ब्राउन, यहाँ पर जो डैड पापा की आंखें दे रखी है वो कैसी है, ब्राउन कलर की, और जो मॉम की आंखें होती है वो कैसी होती है, रिसेसिव ब्लू। अगर अब आगे हम देखते हैं कि जो चाइल्ड्स होता है, इन दोनों के जो चाइल्ड्स होता है, अगली जनरेशन होती है, तो उसकी चाइल्ड्स कैसी होती है, यहाँ पर ब्लू हिडन। तो इसका डोमिनेंट्स क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेंड चाइल्ड्स का, उसके पापा, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है वो सेम उसके पापा पर होती है, उसकी जो अगली जनरेशन होती है वो उसके पापा के सेम होती है, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो न्यू ट्रेंड्स होता है वो बच्चे में उसके पापा का होता है, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेंड्स। और क्या होता है कि ऐसी जनरेशन भी बोल सकते हैं जो बच्चों में हमको दिखाई देती है, न्यू जनरेशन में दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेंड्स। अब हम देखते हैं रिसेसिव ट्रेंड्स। Recessive trends can be carried out in a person's genes without appearing in the person. For example, a dark-haired person we have one gene of dark, which is dominant trend, or one gene of for light hair with recessives. क्या होता है यहाँ पर, जो रिसेसिव्स क्या होता है, जिसकी कैरेक्टर बच्चे में दिखाई ना दे उसे हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेंड्स। देखो ये यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेंड जो बच्चों में दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेंड्स बोलते हैं, और ये वाला जो बच्चों में दिखाई नहीं दे रहा है, जो मदर का है वो बच्चों में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा कैरेक्टर या ऐसी जनरेशन जो बच्चों में दिखाई नहीं देता है या फिर अगली जनरेशन में दिखाई ना दे, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेंड्स। ये हो गए हमारे दो ट्रेंड्स, डोमिनेंट ट्रेंड्स एंड रिसेसिव ट्रेंड्स। अब इसको देखते हैं हम आगे, फिनोटाइप। ये सब हम मेंडल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं। फिनोटाइप्स क्या होता है, अब फिनोटाइप इज द composite of an organism observable characteristic of trends such as its morphology, development, biochemical and physiochemical properties। जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप का मीन्स यहाँ पर होता है फिजिकल अपीयरेंस से। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है कि एक प्लांट था, उसमें सेक्स सेल, ये जो प्लांट सेल है हमारी उसमें सेक्स सेल क्या प्रेजेंट थी, एक तो बी हो गई हमारी और दूसरी थी बी, एक स्मॉल बी है और एक कैपिटल बी है। तो क्या होता है, इनके जो सेक्स सेल या गैमेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर बी। जैसे कि यहाँ पर हमारी एक सेक्स सेल का एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेक्स सेल हो गई हमारी और जो दूसरी सेक्स सेल होती है ये सेक्स सेल हो गई। तो जो हमारी सेक्स सेल या गैमेट्स होता है वो कैसा होता है, इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर बनता है तो वो बी ये होता है हमारा सेक्स सेल गैमेट्स। और जो कलर को देखकर भी हम फ्लावर बता सकते हैं, सेक्स सेल्स को देखकर अगर हम बताते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को, तो वो होता है हमारा फिनोटाइप। और यहाँ पर अगर देखो, ये यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेक्स सेल या गैमेट्स होता है इनको देखकर अगर कोई कैरेक्टर बताते हैं या कोई ऑब्जेक्ट की जनरेशन बताते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। और जो कलर या फ्लावर को देखकर बता सकते हैं कि ये फ्लावर उसका है, ये गुलाब का फूल है, इसका कलर ऐसा होता है, उसको देखकर अगर हम बता सकते हैं तो वो क्या होता है हमारा फिनोटाइप।
इस प्रकार हम जीनोटाइप एवं फिनोटाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो जनरेशन सेक्स सेल या गैमेट्स के द्वारा बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जो फ्लोवर या कलर देखकर बताई जा सकती है, डायरेक्ट बाहर से देखकर बताई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फिनोटाइप। नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि जीन को देखकर अगर हम बताते हैं तो क्या होता है, वो कलर फ्लोवर में जीनोटाइप, और कलर फ्लोवर देखकर बताते तो वो हो गया हमारा फिनोटाइप। इस प्रकार हम दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं, F1 एंड F2 जनरेशन। अब देखते हैं कि F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है। अब F1 मतलब पहली जनरेशन होती है, F2 जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि ये सेकेंड जनरेशन होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेरेंटल जनरेशन दे रखी है। पेरेंटल जनरेशन का अगर देखते हैं हम, एस गैमेट्स यहाँ पर और एक एस गैमेट्स यहाँ पर, ये क्या होता है, ये मेल गैमेट्स होता है और ये क्या फीमेल गैमेट्स होता है। इन दोनों का अगर रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारी F1 जनरेशन, ये यहाँ पर देखो एस ये वाली जो जनरेशन बनती है ये हमारी F1 जनरेशन कहलाती है। इस प्रकार जो F1 जनरेशन होती है इसको वापस अगर हम देखें तो ये वापस मेल जो F1 जनरेशन हो गई हमारी ये वाली, अगर इसको हम वापस मेल एंड फीमेल के साइड से फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो जो सेकेंड जनरेशन हमारी बनती है उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। इस प्रकार F1 एंड F2 जनरेशन होती है। इसके आगे रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ट्रेंड्स मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मेंडल्स चूज पी प्लांट्स दिस एक्सपेरिमेंट। क्या करा, जो मेंडल्स थे उन्होंने पी प्लांट्स मतलब मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट्स किया था। उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किया क्योंकि ये जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं और मटर की जनरेशन जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है और इसमें डिफरेंट जल्दी पता चल जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मेंडल्स ने मटर्स के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट्स किया। इसके आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझे। इस चैप्टर को हमने वेरी शॉर्ट में समझा है, आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।